Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the part 2 of PBB previous year questions that were asked in May 2025 exam. I hope you all have watched the part 1 where I have discussed the first 25 questions related to PBB, and here I will be discussing the next set of 25 questions. Those who have missed the videos on IEFS, that was paper 1, you can check it out from our playlist. इन सभी वीडियोस के आपको जो पीडीएफ्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे एंड द लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन द ग्रुप. वहां पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन दैट ग्रुप. ओके, सो चालू करने से पहले आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा कोई भी वीडियो आएगा रिलेटेड टू जेआईबी सीआईबी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, तो सब्सक्राइब सभी लोग कर ले. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ. आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. MSc units having working capital of up to rupees 5 crore from banking system should typically use which method for working capital assessment? Option A, turnover method. Option B, operating cycle method. Option C, cash budget method. Option D, maximum permissible bank finance method. So जिन MSc यूनिट्स का वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ तक का होता है, दे मेनली यूज द ऑप्शन ए, टर्नओवर मेथड. टर्नओवर मेथड ये कहता है कि जो यूनिट्स होता है उसका हम लोग पहले एस्टिमेट करते हैं. क्या करते हैं? पहले यूनिट देखती है कि भाई उसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना रहेगा, आने वाले साल में कितनी सेल्स वो करेगी यूनिट. तो जितना भी उसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है उसका हम मान के चलते हैं 25% will be the working capital requirement. Whatever is the turnover of that 25% will be the working capital requirement. ऐसा इसमें माना जाता है. अब जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका 80% is financed by the bank and 20% is brought in as a margin by the borrower. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन टर्नओवर मेथड. इसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम में आ चुका है. दिस ईयर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट ईयर फिर से न्यूमेरिकल आ सकता है. तो उसमें कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर का उसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो उतना एस्टिमेट कर रहा है वो दिया रहेगा. उसका आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना रहेगा विच विल बी 25%. और जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई उसका 80% वुड बी फाइनेंस्ड बाय द बैंक. दैट विल बी द मैक्सिमम बैंक finance that could be provided, and 20% we assume that has to be brought in as a contribution by the borrower. या आप चाहे तो 80 और 20 वर्किंग कैपिटल का निकालने की जगह डायरेक्ट ऐसे भी मान सकते हैं कि 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो यानी डायरेक्टली 20% वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक्स एंड 5% हैज टू बी ब्रॉट इन एज अ मार्जिन. तो डायरेक्टली आप इसका भी निकाल सकते हो तो भी सेम आंसर आ जाएगा. ओके, सो सेम पूरा आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने मेंशन कर दिया है. तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसमें आप सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है. जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उससे आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है. एन अकाउंट टर्न्ड एनपीए हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹6 lakhs. The security present is valued ₹3 lakhs. In 2021, the account turned into doubtful. What provisioning is to be done in 2023? तो पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है. इसमें क्वेश्चन में दे रहा है ऑलरेडी एक अकाउंट है जो एनपीए था. कब हुआ था एनपीए हमें नहीं पता, ठीक है. अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 6 lakhs है, ठीक है. सिक्योरिटी प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट, मतलब वो सिक्योर्ड है अप टू 3 lakhs तक की सिक्योरिटी प्रेजेंट है. 21 में वो डाउटफुल हुआ. तो अब आप बैक जाके निकाल भी सकते हो एनपीए कब हुआ होगा. 12 महीने के लिए एनपीए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, बट उसकी हमें उतना जरूरत नहीं है. हमने बस सीधा ये दिया है कि 2021 में अगर वो एनपीए से डाउटफुल में चला गया तो 2023 2 साल बाद जिस भी कैटेगरी में होगा पहले तो हमें वो सोचना है और उसके हिसाब से हमें कितनी प्रोविजनिंग करनी रहेगी. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब वो डाउटफुल असेट कब होता है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए. डाउटफुल असेट
आफ्टर 12 months एज सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 months ऑफ एनपीए। 12 महीने तक एनपीए में जब अकाउंट रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड माना जाता है, 12 महीने या उससे कम। फिर वो 12 महीने का पूरा पीरियड खत्म हो गया, वो डाउटफुल चला गया, जो कि हमारा डाउटफुल गया था 2021 में। मतलब 2021 में ये असेट हमारा D1 कैटेगरी में चला गया था। अब 1 साल तक आपका D1 कैटेगरी में रहता है, मतलब 21 से 22 तक ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 साल तक का D2 कैटेगरी में रहा होगा। हमें 22 से मतलब नहीं है। अब जब उसके नेक्स्ट ईयर 23 में ये कहा गया होगा, सॉरी 21 से 22 1 साल ये पूरा D1 में रहा होगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसका 22 से 23 ये पूरा D2 में ही रहा होगा ना। नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 2022 से लेकर 2024 तक D2 में, उसके बाद वो D3 जाता है। तो D1 में 1 ईयर रहता है, अगर डाउटफुल 1 में 1 ईयर रहता है, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए वो D2 में रहता है, जिसको नेक्स्ट 2 इयर्स भी लिख सकते हैं, 1 to 3 इयर्स ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, समझने के लिए ये ज्यादा इजी पड़ता है। बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी रहती है वो ये लिखी रहती है, मतलब 1 साल, पहला 1 साल D1, अगले 2 साल, तो टोटल 3 इयर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 इयर्स वो D2 में रहता है, तो 22 से 24 वो D2 में रहेगा, उसके बाद वो D3 में जाएगा। अब हमें 23 का निकालना है, यानी कि हमें D2 कैटेगरी का निकालना है कि हम कितनी प्रोविजनिंग करेंगे। सो D2 के लिए क्या होता है, जितना भी अनसिक्योर्ड पोर्शन है, अनसिक्योर्ड पोर्शन में जो प्रोविजनिंग करनी रहती है दैट इज 100% फुल, और जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पे जो प्रोविजनिंग होती है D2 कैटेगरी में दैट इज 40%। D1 में क्या था, अनसिक्योर्ड पे 100% और सिक्योर्ड पे 25%, बट अभी ये D2 में है क्योंकि 2 साल तक वो D2 में रहेगा, 22 से 24 में। तो देखिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग 6 लाख का था, सिक्योरिटी 3 लाख की, मतलब वो 6 लाख में 3 लाख तक का सिक्योर्ड है। तो जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसका 40% हम प्रोविजनिंग करेंगे। सो सिक्योर्ड पर्सन का प्रोविजनिंग, अब प्रोविजनिंग निकाल लीजिए। प्रोविजनिंग ऑन सिक्योर्ड पोर्शन विल बी 40% ऑफ 3 लाख। 3 लाख की सिक्योरिटी अवेलेबल है, सो यानी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1.2 लाख। 1.2 लाख की प्रोविजनिंग हो गई आपकी सिक्योर्ड पोर्शन पे। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे पूरी 100% की होगी। 6 लाख में 3 लाख की सिक्योरिटी है, यानी अनसिक्योर्ड पोर्शन आपका अगेन कितना बचा, 3 लाख ही बचा। 6 माइनस 3 लाख, 3 लाख बचा, इस पे पूरी 100% की प्रोविजनिंग होगी, यानी कि पूरी 3 लाख की। सो टोटल प्रोविजनिंग कितनी हो गई, 1.2 लाख प्लस 3 लाख विच इज रुपीज 4.2 लाख। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, दैट इज रुपीज 4.2 लाख, जो कि टोटल प्रोविजनिंग। ओके, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कैसे इस न्यूमेरिकल को करना है। उसके लिए पहले तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कब एसेट कितने समय के लिए कौन सी कैटेगरी में रहेगा, सब स्टैंडर्ड कब होता है, D1 कब होता है, D2 कब होता है, D3 कब होता है, लॉस कब होता है, उसके हिसाब से प्रोविजनिंग नॉर्म्स पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट ऑन योर न्यूमेरिकल। तो इसका भी मैंने पूरा सोल्यूशन दे दिया है, विच यू कैन रीड इट फ्रॉम द PDF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the government provides interest subvention of dash per annum to the banks in respect of short-term production credit up to dash provided to farmers. Options है 1.5% and 3 lakhs. Option B 3% and 2 lakhs. Option C 3% and 5 lakhs. Option D 3% and 3 lakhs.
सो जो पहले रूल था वो क्या था कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देती थी ऑफ 2%। तो आपकी मैकमिलन बुक में आपको 2% ही देखने को मिलेगा फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स विच वर गिवन टू फार्मर्स अप टू ₹3 लाख। 3 लाख तक के लोन पे 2% पर एनम का गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देती थी। बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 24 पर बाद में इसको रिड्यूस कर दिया गया एंड इट वाज मेड 1.5% पर एनम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके नाउ अब जो शॉर्ट टर्म लोन्स फार्मर्स को दिए जाते हैं उस पे जो इंटरेस्ट सबवेंशन फिर लगता था दैट वाज 1.5% पर एनम फॉर द लोन अप टू ₹3 लाख। ओके next is RBI has advised banks to submit the list of suit filed and non-suit filed accounts of willful defaulters having outstanding amount of rupees dash and above to the credit information companies of which they are members quarterly. Option A 25 lakhs, option B 5 lakhs, option C 20 lakhs, option D 50 lakhs. सो बैंक्स को जो भी बिल्कुल डिफॉल्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट जो सूट जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसकी पूरी लिस्ट CICs को देनी रहती है जिनके भी वो मेंबर होते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, द कट ऑफ लिमिट फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्सन एज अ विलफुल डिफॉल्टर इज ₹25 lakhs। तो आउटस्टैंडिंग 25 lakhs का होगा तभी हम उस पर्सन को विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब विलफुल डिफॉल्टर कब माना जाता है, व्हेन ही हैज डिफॉल्टेड ऑन द रीपेमेंट दो ही हैज द कैपेसिटी टू डू सो। कैपेसिटी थी फिर भी उसने डिफॉल्ट कर दिया। सेकेंड केस उसने डिफॉल्ट कर दिया और साथ में जो फंड्स उसको दिए थे उसको क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। देयर इज अ केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स। फंड्स दिए थे वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए और उसको यूज कर लिया फॉर एक्वायरिंग एनी कैपिटल एसेट, सो ही हैज यूज्ड द लोन लाइक अ टर्म लोन। सो दिस इज अ केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स। सेकेंड थर्ड रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया और फंड्स को क्या कर दिया, साइफोन ऑफ कर दिया। देयर इज अ केस ऑफ साइफोनिंग ऑफ फंड्स। साइफोनिंग का मतलब होता है जो फंड्स है वो अवेलेबल ही नहीं है अब बिजनेस यूनिट में इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट, उसको यूज कर लिया फॉर एनी अदर पर्पस विच इज अनरिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, कोई और थर्ड पर्पस के लिए यूज कर लिया विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। और फोर्थ केस अगेन ही हैज डिफॉल्टेड एंड हैज डिस्पोज्ड द एसेट विच वाज गिवन एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। तो जिस एसेट के अगेंस्ट बैंक की सिक्योरिटी क्रिएट थी विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक उस एसेट को ही बेच दिया, तो वो पर्सन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाता है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। ऑप्शन ए लिक्विडिटी, ऑप्शन बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन डी वोलेटिलिटी। So there are 6 cardinal principles of lending. Which among the following is not one of the? Correct answer is option D, volatility. तो हमारे 6 principles क्या क्या है, लिक्विडिटी है, रिस्क डाइवर्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी है। इनके अलावा बाकी 3 है आपके सेफ्टी, पर्पस एंड सिक्योरिटी। सो दीज आर द 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल्स? सेफ्टी ये कहता है कि बैंक जब लोन दे रहा है तो उसको ये इंश्योर करना है कि वो रीपेमेंट आए, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, ठीक है, तभी वो लोन देगी। अब वो सेफ कैसे रहेगा वो डिपेंड करता है बोरोअर रीपे करेगा कि नहीं। बोरोअर रीपे करेगा कि नहीं किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका विलिंगनेस है कि नहीं, कैपेसिटी जो है बट वो करना भी चाहता है कि नहीं, और तीसरा वही मतलब उसका इनकम कंसिस्टेंटली जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके सेकंड पर्पस। पर्पस में ये देखना है जो लोन्स है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किए जाए, जिस पर्पस के लिए लेंड किए गए उस पर्पस के लिए यूज किए जाए। इट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी स्पेक्युलेटिव पर्पसेस। आप उसको गैम्बलिंग या बेटिंग उन सब में यूज ना कर रहे हो। थर्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में देखा जाता है कि जो बैंक है वो लोन से एक तो सिक्योर्ड होने चाहिए फॉर एन एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है, जितने का लोन है उससे थोड़ा सा ज्यादा की सिक्योरिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी लिक्विड सिक्योरिटी। ओके तो वो अनसिक्योर्ड है तो उसमें और ज्यादा कॉशियस रहना है बैंक को। लिक्विडिटी देखनी है, बैंक के एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पूरा करती है, उनको डिपॉजिटर्स है उनका पैसा वापस भी करना होता है,
तो उनको ये देखना है जो लोन्स है वो टाइमली रीपे हो रहे हो, दे शुड बी लिक्विड इन नेचर, जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग रीपेमेंट हो रहे हो। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर प्रिंसिपल, किसी भी बैंक को अपना रिस्क कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है किसी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ज्योग्राफी में, ओके, बिकॉज इट विल लीड टू लार्ज एक्सपोजर ऑफ रिस्क, तो डाइवर्सिफाई करना है। प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कितना जनरेट हो रहा है, इट शुड बी एटलीस्ट अराउंड 3 to 4% द इंटरेस्ट दैट इट इज पेइंग ऑन द डिपॉजिट, तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। So these are the 6 principles of lending, and you should also understand how what are the meaning of these principles. Okay, what is the meaning? Next, as per the Companies Act 2013, minimum number of members required in a public limited company is as option A 2, option B 7, option C 4, option D 5. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। सो आपको याद रखना है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर आर 7 एंड मैक्सिमम आर अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम आर 200। अगर यही चीज डायरेक्टर्स की पूछ ले तो डायरेक्टर्स मिनिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 होते हैं, मैक्सिमम 15, और प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15। तो ये सब नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है उसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर अ फर्म द मेजर सोर्स ऑफ financing the current asset is dash. The major source to finance the current asset is dash. Option A equity share capital, option B long term loans, option C working capital finance, option D capital reserve. So current assets को फाइनेंस करने के लिए मेजर सोर्स होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ओके, सो पहले तो यूनिट क्या देखती है अपना, वर्किंग कैपिटल गैप देखती है, विच इज एक्चुअली द करेंट असेट्स minus the current liability. So if this figure is positive, then it means then it is a positive working capital, otherwise it will be negative. तो मतलब current assets कम है, liability ज्यादा है। So इसी गैप को फुलफिल करने के लिए बैंक्स से वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है। करंट एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे कि सबसे लिक्विड तो कैश ही होता है, देन स्टॉक होता है, इन्वेंट्री, ओके, यू कैन टेक डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज कम्स अंडर द करेंट एसेट्स। ओके, तो इसको फाइनेंस करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स। ऑप्शन ए द माइनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल ऑलवेज बी लीगली वैलिड। Option B, a contract entered into by a minor is void and the assets pledged against the advance granted to a minor cannot be appropriated. Option C, a minor can borrow money without any restrictions and the contract is enforceable. Option D, the property of minor cannot be used to recover the money lent to them for necessities. So इसमें से एक ही स्टेटमेंट है जो ट्रू है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए वैसे तो माइनर को बैंक लोन नहीं देती है, क्योंकि अगर वो लोन देगी तो माइनर्स के ऊपर लाइबिलिटी बैंक फिक्स नहीं कर सकती टू रीपे द लोन, बिकॉज एक्चुअली द माइनर्स आर इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया वॉइड माना जाता है, और अगर कोई एसेट्स लिए भी है तो उसको प्लेज बैंक नहीं कर सकती, प्लेज किया भी इसको अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर सकती है। बट अगर नेसेसिटीज के लिए लोन दिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गार्जियन फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, मेडिकल नीड्स, तो उस केस में उसके एस्टेट को यूज कर सकती है, अदरवाइज वो वॉइड होता है। ठीक है, so same is written here also according to section 68 of Indian Contract Act, property of minor can be used to recover the loan lent if the loan is for the minor necessities, otherwise the loan दिया ही नहीं जाता है माइनर के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है if one of the partners in a partnership firm dies, how should the bank handle the operations in the firm's account? Option A, continue normal transactions in the existing account without any changes.
Option B, stop the transactions in existing credit facilities to crystallize the liability of deceased partner and allow the further transactions in a separate account. Option C, immediately close all the accounts of firm permanently. Option D, transfer all the liabilities of firm to the surviving partners without notifying the legal heirs of deceased. So इनमें से क्या एक्शन लेगी बैंक अगर कोई एक पार्टनर डिसीज्ड हो जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसके अंदर में क्या होता है, कोई रनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज है उसको एक बार बैंक स्टॉप कर देती है, वो ये देखने के लिए जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी कितनी लाइबिलिटी थी। तो ये जो लाइबिलिटी है उसको क्लियरली स्टैब्लिश किया जाता है, जो उसका स्टेट होगा दैट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, और फर्दर फिर बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल गैप इज द डिफरेंस बिटवीन डैश। ऑप्शन ए, टोटल करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। ऑप्शन बी, टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी, टोटल करेंट एसेट्स एंड टोटल करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। ऑप्शन डी, नेट वर्थ एंड टोटल लाइबिलिटीज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल से आप देख रहे हो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए थे। इट इज टोटल करेंट एसेट्स minus the current liabilities, and this current liabilities will not include the bank borrowings. तो already बैंक से जो फाइनेंस लिया है that will not be included in current liability. Okay, next IBC से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। Under Insolvency and Bankruptcy Code 2016, adjudicating authority for insolvency resolution of individuals and partnership firms other than LLP is dash। ऑप्शन है एनसीएलटी, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डीआरटी, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी सी डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो देखिए जो इंडिविजुअल्स के केसेस होते हैं और जो पार्टनरशिप्स फॉर्म्स के केसेस होते हैं उनको डील करती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जो कंपनीज के केसेस होते हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनीज या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, उनको डील करती है एनसीएलटी विच इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डीआरटी के लिए अपीलेट अथॉरिटी होती है डीआरएटी विच इज डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड एनसीएलटी से रिलेटेड होती है एनसीएलटी विच इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, इसमें इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, next is which of the following method is commonly used by seasonal industries to calculate working capital? Option A, turnover method. Option B, operating cycle method. Option C, cash budget method. Option D, inventory method. So seasonal industries कौन सा मेथड यूज करती है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड यूज करती है। वो ये देखती है कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है हमें कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में। उस कैश से पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फिनिश गुड्स बनता है, सेल्स होती है, सेल्स क्रेडिट पे होती है, डेटर्स आ जाते हैं। जब डेटर वो वापस पैसे देते हैं तो रियलाइजेशन पर वापस वो कैश बनता है। तो इस तरीके से पूरी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ओके, ऑपरेटिंग साइकिल में हम लोग देखते हैं होल्डिंग पीरियड, कितना टाइम पीरियड लग रहा है रॉ मटेरियल को प्रिप्योर करने में, कन्वर्जन टाइम कितना लग रहा है, होल्डिंग टाइम कितना है फिनिश्ड गुड्स का। तो इस तरीके से इसमें पहले क्या किया जाता है, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल निकाली जाती है कि कितने डेज की है, कितने डेज की है, जिसमें हम लोग देखते हैं कितना डेज लग रहा है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में, प्रोसेसिंग टाइम, होल्डिंग टाइम ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकाली जाती है, एक साल में कितनी साइकिल रन करेगी। अगर मान लीजिए 90 डेज की एक ऑपरेटिंग साइकिल है किसी फर्म की, 90 दिन में उसका कैश से कैश कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन इफ वी अज्यूम दैट देयर आर 360 डेज ऑफ वर्किंग, 360 डेज के हिसाब से 4 ऑपरेटिंग साइकिल्स हो जाएगी उस कंपनी की। तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि इस यूनिट का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम, पूरे साल का इसका जितना खर्चा आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स।
सो उससे हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से हाउ मच विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट इज ATMs are in India are connected through which of the following switches for interbank transactions? Option A layer switch, option B ATM switch, option C national financial switch, option D switch hub. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NFS which is national financial switch. ओके, NFS कौन ऑपरेट करता है? इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो ये लार्जेस्ट ATM नेटवर्क है जिसके थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के ATMs कनेक्ट होते हैं. इसी की वजह से आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, कार्ड इशूइंग बैंक कोई भी हो, आप दूसरे बैंक के ATM से भी पैसे विड्रॉ कर पाते हो या बैलेंस इंक्वायरी कर पाते हो. इट इज ड्यू टू नेशनल फाइनेंशियल स्विच. सो इट प्रोवाइड्स द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस by connecting various ATMs of member banks. Okay. Next is under IBC 2016, the time frame for completion of CIRP-JAS, which is Corporate Insolvency Resolution Process. Options are 90 days, 120 days, 180 days, 240 days. So इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लाया इसलिए गया था जिससे कि फास्टर रेजोल्यूशन हो सके इंसॉल्वेंसी का. इसमें एक टाइम फ्रेम रखा गया टू कंप्लीट द प्रोसेस दैट इज विद इन 180 days. If the request is given for the extension, then one time extension is allowed for the further period of 90 days. और किसी भी circumstance में ये जो time period है that shall not exceed 330 days from the day of receiving the application. 330 days मैक्सिमम टाइम पीरियड है अगर 90 डेज का एक्सटेंशन दिया गया. अदरवाइज जनरल रूल क्या है, जो पूरा प्रोसेस इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 180 days. ओके. Next is a fresh start application. Under India's insolvency, bankruptcy code is typically accepted or rejected by the adjudicating authority, which is GRT for individuals, within dash of receiving the resolution professional's report on the application. मतलब कि कोई इंडिविजुअल है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, अब वो उसने अपना फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, तो उसको में कितना टाइम पीरियड रहता है DRT के पास कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. ऑप्शन है 7 days, 10 days, 14 days, 30 days. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 days. 14 डेज का टाइम पीरियड रहता है. पहले देखते हैं जो डेटर है वो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके अंदर में एप्लीकेशन के लिए. फिर डेटर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है उसकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए. फिर जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जैसे DRT है, ओके, वो RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के रिकमेंडेशन लेती है, फिर डिसाइड करती है वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. तो इसका पूरा टाइम फ्रेम 14 डेज का रहता है. ओके. नेक्स्ट आपका PSL पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक्स टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस? ऑप्शन ए 10% ऑफ ANBC और CEOB whichever is higher, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 18%. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर whichever is higher. रीजनल रूरल बैंक का जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज ऑल्सो मोर इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स विच इज 75%. बाकी सारे बैंक्स का लगभग आपको देखने को कितना मिलता है, डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का 40% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का रिड्यूस हो गया है, पहले 75% था अब 60% कर दिया गया है इन 2025. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का 60% है. बाकी जो डोमेस्टिक बाकी और अदर देन दीज बैंक जो भी बैंक्स बचे उनका 40% है. दीज आर द ओवरऑल टारगेट. वीकर सेक्शन की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक को सेटअप ही इसीलिए किया था जिससे वो रूरल एरियाज वीकर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए इनका PSL ज्यादा रखा है 75%. RRB को अगर छोड़ दे तो बाकी इनका वीकर सेक्शन में इनका ज्यादा रखा है विच इज 15%. बाकी सभी बैंक्स का 12% रखा गया है फॉर लेंडिंग टू वीकर सेक्शन. ओके.
सो ओवरऑल पीएसएल टारगेट आरआरबी का 75% है, वीकर सेक्शन में के लिए सब टारगेट 15% है। बाकी सभी बैंक्स का वीकर सेक्शन लेंडिंग टारगेट 12% है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन बैंक्स। ऑप्शन ए, टू realign the existing business process with the benefits of new technology platforms. Option B, implement traditional manual banking process more efficiently. Option C, utilize best business practices supported by technology for improved service delivery. Option 4 है to it deliver enhanced customer value by aligning process with technological platforms. देखिए, बी अलाइन करना एग्जिस्टिंग प्रोसेस की जिससे न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये सही है। ट्रेडिशनल मैनुअल बैंकिंग के हिसाब से चलना, ये इसका पर्पस नहीं है। इसको और अच्छे से यूज कर सके, ये भी इसका पर्पस है। इनहैंस्ड वैल्यू दे सके, ये भी है। 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। बीपीआर क्या होता है, यहाँ पर आप जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको पूरा ओवरहाउल कर रहे हो, पूरा रिफॉर्म कर रहे हो। ओके, तो जिससे कि परफॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट आ सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके, आपका क्वालिटी सर्विस इंप्रूव हो सके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग व्हाइट लेबल एटीएम्स। ऑप्शन ए, व्हाइट लेबल एटीएम्स आर सेटअप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड by banking entities. Option B, white label operator is responsible for the ATM infrastructure maintenance and cash management. Option C, white label ATMs display the branding of sponsor bank. Option D, white label ATM operators can charge the fees directly from the customers for the ATM usage. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। व्हाइट लेबल एटीएम्स बैंकिंग एंटिटीज नहीं, ये कॉर्पोरेट्स वगैरह सेट करते हैं। सो दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। द ऑपरेटर जो होता है, फिर ये जो सेटअप कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कैश मैनेजमेंट। ये ट्रू है। व्हाइट लेबल एटीएम डिस्प्ले द ब्रांडिंग ऑफ ए स्पॉन्सर बैंक, ये इनकरेक्ट है। इनको एक्चुअली कहते ही व्हाइट लेबल इसलिए है क्योंकि इस पे किसी भी बैंक का नेम या लोगो नहीं डिस्प्ले होता है। ओके, एंड द ऑपरेटर्स कैन चार्ज द फी डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, ये भी गलत है। उनको सिर्फ इंटरचेंज फीस मिलती है जो इशुअर बैंक से मिलती है। ओके, जो इशुअर बैंक एक तरीके से एक्वायरिंग बैंक जिसका एटीएम यूज किया जाता है, उसी हिसाब से ही जो कार्ड इशुइंग बैंक है वो व्हाइट लेबल एटीएम एंटिटी को, ऑपरेटर को सिर्फ इंटरचेंज फीस देती है जब कस्टमर उनका एटीएम यूज करता है, तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर से फीस चार्ज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट ईयर क्वेश्चन आपका ब्राउन लेबल एटीएम पे भी आ चुका है। ओके, तो वो भी पता होना चाहिए ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है। जहां पे थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है, उसको ऑपरेट करती है, उसको मेंटेन करती है, बट कैश मैनेजमेंट का काम ब्राउन लेबल एटीएम में, कैश मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी का काम स्पॉन्सर बैंक का रहता है। व्हाइट लेबल एटीएम में सारा काम ऑपरेटर का ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्विफ्ट प्राइमरली नोन एज। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी, ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल रेगुलेटर फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑपरेटेड क्लियरिंग हाउस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक बार आ चुका है एग्जाम में। आपको ये समझना है स्विफ्ट किसी भी तरीके का पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है। ओके, स्विफ्ट इज अ मैसेजिंग सिस्टम एंड इट इज नॉट अ पेमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द messages between the various financial institutions who are involved in these cross border transactions. So different banks जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें जो फाइनेंशियल मैसेजेस रेमिट करती है स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू होता है। ओके, जैसे इंडिया में एसएफएमएस सिस्टम यूज होता है फॉर एनईएफटी आरटीजीएस मैसेजेस, वैसे ही स्विफ्ट होता है वो ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट इज which of the following statements are correct about business values?
First, business values represent the core principles or standards that guide the way business is done. Second, business values are flexible and change frequently based on the market conditions. Third, business values influence the organizational culture and drive how and why actions are taken. Fourth, business values are typically determined by external factors such as investors and customers. So इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? बिजनेस वैल्यूज क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द प्रिंसिपल्स जो कि ये गाइड करने में हेल्पफुल होते हैं कि बैंक क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो हमें उसके हिसाब से क्या डिसीजंस लेने हैं, हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड विच गाइड द वे कैसे बिजनेस को करना है. ये करेक्ट है. ये बार बार तो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकते, उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. They influence the organization culture because it helps to know what decisions should be taken, what should be done, what is important for us. तो ये करेक्ट है. ये ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं बल्कि इंटरनल फैक्टर्स, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बेसिस पर होते हैं फॉर्म. तो फोर्थ भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? 1 और 3. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया. ओके. Next question is, what is the provisioning required for the secured substandard asset? Option A 15%, option B 25%, option C 40%, option D 50%. So हमने देखा एनपीए होता है जब लोन अमाउंट ओवर ड्यू हो जाता है फॉर द पीरियड ग्रेटर देन 90 डेज. अब जब अकाउंट आपका एनपीए रहता है फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो वो कहलाता है सब स्टैंडर्ड असेट. सब स्टैंडर्ड असेट में जितना भी पोर्शन कवर्ड है सिक्योरिटी के अगेंस्ट, उसमें हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं 15%, और जितना भी अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें हम लोग 25% की प्रोविजनिंग करते हैं. ओके. सो सिक्योर्ड पूछा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 15%. अभी हमने डाउटफुल वाले पे न्यूमेरिकल भी कर लिया है. ओके. तो उनकी प्रोविजनिंग आपको पता ही चल गई. Next is, under second method of lending, borrower is required to provide a minimum of dash of the total current assets out of the long term fund. तो सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग पे क्वेश्चन आया है, पहले फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग पे भी आ चुका है. ये टंडन कमिटी ने प्रिस्क्राइब करे हैं मेथड्स. थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है. सो ऑप्शंस आर 15%, 25%, 40% और 50%. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 25%. सो सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है जो भी यूनिट के टोटल करेंट एसेट्स हैं उसका एटलीस्ट 25% बोरोवर को खुद से लाना है, लॉन्ग टर्म फंड से लाना है. वो टर्म लोन्स उसके लिए ले सकता है या फिर वो उसका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कहीं से भी हो सकता है. रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वर्किंग कैपिटल गैप का, दैट विल बी फाइनेंस्ड बाय बैंक्स. ऐसा कहता है सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग. फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है कि बोरोवर को 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप लाना है एंड द रिमेनिंग पोर्शन वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक. वर्किंग कैपिटल गैप हमने देख लिया था कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. इट शैल नॉट इंक्लूड द बैंक्स बोरोइंग. सो एक्सक्लूडिंग बैंक्स बोरोइंग. तो जो भी यूनिट का वर्किंग कैपिटल गैप होता है उसका 25% बोरोवर लाता है एंड द रिमेनिंग गैप इज फाइनेंस्ड बाय बैंक्स. सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग में पहले देखेंगे यूनिट का टोटल करंट एसेट्स है कितना, उसका 25% बोरोवर लाएगा एंड द रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल गैप वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक. ओके. तो ये डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेथड्स ऑफ लेंडिंग. फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग ज्यादातर न्यू यूनिट्स यूज करती है या वीक या सिक यूनिट्स यूज करती है. ओके. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समझ लिया. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज दैट. तो ये गवर्नमेंट बिजनेस बेस्ड क्वेश्चन आया है. ऑप्शन है ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख, ₹30 लाख. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ₹30 लाख. पहले इसकी लिमिट कम थी 15 लाख, बाद में इसको बढ़ा के 30 लाख कर दी. So senior citizens who are aged 60 years above, they can opt for this SCSS scheme, जिसके अंदर में वो वन टाइम 30 लाख का डिपॉजिट कर सकते हैं. इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इसमें
that is 5 years, and they are allowed also to extend once by 3 years. Okay. Next is the claims in respect of deceased locker hires should be settled and content of the locker released within maximum dash from the date of receipt of claim. Option A 10 days, option B 15 days, option C 20 days, option D 30 days. सो जो डिसीज्ड लॉकर सेटलमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15 डेज. इसमें बैंक ऑफ कोर्स पहले लेती है उनका जो डिसीज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, उसको वेरीफाई करती है ओरिजिनल से. साथ में जो नॉमिनी है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है. देन इट अलाउज द नॉमिनी टू have an access to the locker and nominee could take the contents of locker after full inventory is taken. तो पूरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है क्या क्या था, उसके हिसाब से फिर क्या है, नॉमिनी लॉकर से लॉकर को एक्सेस करके यूज कर सकता है, उसका मतलब कंटेंट को रिमूव कर सकता है. ओके, सो डिसीज सेटलमेंट शुड बी डन इन 15 डेज. नेक्स्ट अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला. MMID इज अ डैश डिजिट कोड यूज्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द कस्टमर्स टू मेक इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांसफर्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेस. ऑप्शंस आर 5, 6, 7, 9. So correct answer is option C 7. MMID stands for your mobile money identifier. MMID कोड क्या होता है? ये 7 डिजिट कोड होता है जो कि बैंक कस्टमर्स को इशू करती है जब उनको मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं थ्रू IMPS. IMPS फुल फॉर्म इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ये फुल फॉर्म हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर MMID का भी फुल फॉर्म आ चुका है और IMPS का भी फुल फॉर्म पहले पूछा जा चुका है. ओके, सो IMPS के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करने हैं मोबाइल बैंकिंग यूज करके तो MMID कोड से कर सकते हैं. इसमें फिर अकाउंट नंबर या IFSC कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. इसमें हमारे पास जो भी हमारे PBB के अवेलेबल क्वेश्चंस थे जो May 25 में आए वो हमने सारे कंप्लीट करे इन द 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट से जरूर से देख लीजिएगा. सेशन अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ भी इससे बेनिफिट गेन किया हो तो जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. साथ में जिन्होंने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर से कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा रिलेटेड टू JIB CIB यू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन. ओके, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग ज्वाइन कर ले. इन सभी वीडियोस के PDFs आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे. साथ में जो भी आपकी JIB रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है that will be shared in the group. Okay students, so see you in the next session. Thank you.